नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, डेली करंट अफेयर की जो क्लास है वो सुचारू रूप से चल रही है और जो है हम 20 मई का करंट अफेयर आज हम देखने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा की है। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? चलिए, इसके जो ऑप्शन है वो आपके सामने है। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल और बेसबॉल। बताइए क्या पूछा जा रहा है। सुनील छेत्री जो है वो किस खेल से संबंधित हैं? उन्होंने जिस भी खेल से वो संबंधित हैं उन्होंने उस खेल से संन्यास ले लिया है, ये आपसे पूछा गया है। और वो किस गेम से संबंधित है ये आपसे पूछा गया है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है फुटबॉल। फुटबॉल से वो संबंधित है। क्या नाम है भाई? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री और फुटबॉल का जो है संबंध है, ऐसे आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनील छेत्री ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत साल 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ की थी। देखिए, उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय करियर की जो शुरुआत की थी फुटबॉल के जो गेम में, उन्होंने जो की थी वो 2005 में की थी। और वो भी किसके सामने खेले थे? पाकिस्तान के साथ वो खिलाफ खेले थे, या फिर उनके सामने टीम विपक्ष में कौन किस देश की थी? पाकिस्तान की। चलिए, सुनील छेत्री ने अपने करियर में कुल 94 गोल किए हैं। कितने भाई? 94 गोल उन्होंने करियर में, पूरे करियर में अपने किए हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक गोल करने के मामले में वे चौथे स्थान पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात चल रही है, वैश्विक स्तर की बात चल रही है कि जो गोल करने वाले चौथे सबसे जो बड़े इंसान हैं उनका नाम क्या है भाई? सुनील छेत्री। चौथे स्थान पर अपने आप को रख लिया है उन्होंने, सुनील छेत्री ने। उसके 3 पहले कौन कौन है वो हम देख लेते हैं। शीर्ष पर 3 कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पहले नंबर पे कौन है भाई? रोनाल्डो। दूसरे नंबर पे अनिल डेई। और तीसरे नंबर पे जो है लियोनेल मेसी। ये तीसरे नंबर पे है। और चौथे नंबर पे हमने पढ़ लिया है हमारे कौन, क्या नाम है भाई? सुनील छेत्री जो है हमारे भारत से बिलोंग करते हैं, वो फुटबॉल से संबंधित हैं। उन्होंने अपने करियर की जो स्टार्टिंग की 2005 में की थी। 2005 में भी वो पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे। और जो है वो चौथे नंबर पर गोल करने के अपने नाम को उन्होंने जमा लिया है चौथे नंबर पे, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले, चौथे नंबर के जो गोल करने वाले व्यक्ति उनका नाम है सुनील छेत्री। और पहले नंबर पे कौन है? रोनाल्डो। और दूसरे नंबर पे डेई। और तीसरे नंबर पे है मेसी। और चौथे नंबर पे जो है सुनील छेत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है भाई? सुनील छेत्री के बारे में कुछ देख लेते हैं कि संबंधित राज्य कौन सा है, इनसे संबंधित राज्य कौन सा है? सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश। कहाँ भाई? आंध्र प्रदेश से ही संबंधित है। और वर्तमान में ये तेलंगाना से संबंधित है। चलिए, अवार्ड्स कौन कौन से इनको मिले हैं? पद्मश्री 2019 में इनको मिल चुका है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जो है 2021 में ये पुरस्कृत हुए थे, 2021 में। अर्जुन पुरस्कार जो है 2011 में। ये जो है 3 अवार्ड्स जो है इनको मिल चुके हैं। देखिए, पद्मश्री जो मिला है वो 2019 में इनको मिला है। मेजर ध्यानचंद्र जो पुरस्कार मिला है वो 2021 में इनको मिला है। और अर्जुन पुरस्कार जो मिला है 2011 में इनको मिला है। ठीक है, 2011, 19 और 21, 2011, 19 और 21। 11 में अर्जुन पुरस्कार, 19 में पद्मश्री, और जो 21 में मिला है वो मेजर ध्यानचंद्र जो पुरस्कार है वो सुनील छेत्री को प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? पद्मश्री प्राप्तकर्ता और लेखिका मालती जोशी, क्या है भाई उनका नाम? मालती जोशी का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से प्रदान किया गया था? ठीक है, पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए, इसके ऑप्शन जो हैं आपके सामने 2017, 2018, 2019, 2020। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है? पद्मश्री प्राप्तकर्ता जो है उनका नाम क्या है? मालती जोशी। उनका जो है, उनको पद्मश्री किस वर्ष पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था ये आपसे पूछा गया है। और जो है उनका निधन हो गया है, इसलिए ये अभी चर्चाओं में है। उनका जो निधन 2018 में इनका निधन हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य निधन देख लेते हैं। और लोगों की भी मृत्यु हो गई है जो बहुत अपने आप में एक प्रसिद्धि धारण किए हुए थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है या निधन हो चुका है। तो उनके बारे में भी हम थोड़ी सी डिटेलिंग ले लेते हैं। चलिए, तो पहले क्या है भाई? डॉक्टर बिरुबाला राभा जो है उनके बारे में देखते हैं। इनका भी निधन हो चुका है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर बिरुबाला राभा का निधन हुआ है
है, इनको भी जो है राभा जी जो है, राभा से याद रखो आप उनको, राभा जी हैं, ये पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। चलिए, ये इनका संबंधित राज्य क्या है, ये किस राज्य से संबंधित है, असम राज्य से ये संबंधित है। चलिए, कुप्रथाओं और अंधविश्वासों के लिए खिलाफ आवाज उठाई थी। इन्होंने जो है कुप्रथा और अंधविश्वास जैसे जो कुरीतियां हैं उनके प्रति इन्होंने आवाज उठाई थी। राभा जी ने, उनका पूरा नाम क्या है, बिरूबाला राभा, उन्होंने इनके प्रति आवाज उठाई थी। अवार्ड हमने देख लिया है कि पद्मश्री इनको प्राप्त हुआ था, वो भी 2021 में। ठीक, 2021 में इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नाम क्या है, कमला बेनीबाल। कमला बेनीबाल जो है उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि गुजरात की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीबाल का निधन हुआ है। ये जो है गुजरात की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है, तो उनका नाम क्या है, कमला बेनीबाल जो है, उनकी मृत्यु हो गई है। तो अभी हमने मालती जोशी के बारे में पढ़ा, उनकी भी मृत्यु हो चुकी, 2018 में पद्मश्री से सम्मानित हैं। और जो अभी हमने पढ़ा बिरूबाला राभा जी जो है, उन्हें भी पद्मश्री प्राप्त था। इन्होंने, ये क्यों प्रख्यात है, क्योंकि इन्होंने जो है कुरीतियों पर अपनी आवाज उठाई, जैसे अंधविश्वास जैसी जो चीजें हैं उन पर आवाज उठाई, इसलिए इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ। पद्मश्री भी 2021 में इनको प्राप्त हुआ था। और जो कमला बेनीबाल जो है, ये गुजरात की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं, उनका निधन हो चुका है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फेडरेशन कप 2024 में किस पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, नीरज चोपड़ा, दूसरा ऑप्शन है किशोर जेना, तीसरा ऑप्शन है विकास यादव, चौथा ऑप्शन है विवेक कुमार। चलिए, क्या पूछा गया है, फेडरेशन कप 2024 में किसकी बात चल रही है भाई, फेडरेशन कप 2024 में ने जो है स्वर्ण पदक जीता है पुरुषों में भाला फेंक में। ये किसकी प्रतियोगिता थी, स्वर्ण पदक किस प्रतियोगिता में जीता है, भाला फेंक। आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, सभी इसका कमेंट में आंसर लिखेंगे और सभी अभी जो देख रहे होंगे उसका आंसर सभी को पता होगा। चलिए, इसका जो आंसर है वो है नीरज चोपड़ा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेडरेशन कप 2024 का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जा रहा है। भाई कहाँ किया जा रहा था, उड़ीसा। कहाँ पर भाई, उड़ीसा में ये किया जा रहा है। उड़ीसा में भी कहाँ पर, भुवनेश्वर में। फेडरेशन कप 2024 का जो आयोजन है वो उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में किया जा रहा है। चलिए, पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में 82.27 मीटर की जेवलिन थ्रो कर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। कितना भाई, कितना मीटर, 82.27 मीटर। कितना है भाई, 82.27 मीटर जो है भाला फेंकने के लिए उनको क्या भाई, नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। वो भी कहाँ पर, किस प्रतियोगिता में, फेडरेशन कप 2024 की प्रतियोगिता उड़ीसा भुवनेश्वर में की जा रही है, वहां पर नीरज चोपड़ा ने ये अपना जो है स्वर्ण पदक जीता है। चलिए, भाला फेंक से संबंधित है। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कौन से राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। कौन, नीरज चोपड़ा। हरियाणा, नीरज चोपड़ा, हरियाणा, भाला फेंक, ये तीनों जो है एक साइड कंबाइंड करके आप रखिए। क्या भाई, नीरज चोपड़ा, हरियाणा और जो है अपना भाला फेंक। ये भाला फेंक जो है वो गेम में उनका गेम है और वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो इन चीज़ों को एक साथ लिंक करके आप करें। चलिए, तो ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ये विजेता भाई, और अन्य विजेता भी होंगे वो हम देख लेते हैं। फेडरेशन 2024 में नीरज चोपड़ा ने जो है वो 82.27 मीटर इन्होंने भाला फेंका। और दूसरे नंबर पर कौन है, मनु डीपी, उन्होंने कितना, 82.06 जो है मीटर इन्होंने अपना गेम में अपना वो दिखाया भाला। और उत्तम बाला साहब पाटिल जो है उन्होंने 78.39 मीटर जो है उन्होंने भाला फेंका और ये गोल्ड पदक जीते हैं। कौन भाई, नीरज चोपड़ा। और ये अन्य विजेता है, मैंने आपको बता दिया है, उनका नाम क्या है, मनु डीपी, और दूसरा नाम है बाला साहब पाटिल। चलिए अगला देख लेते हैं उनके बारे में। और अन्य प्रतियोगिताओं की विजेता, अन्य प्रतियोगिताएं भी हुई थी इस कप में, 2024 के फेडरेशन कप में, तो और भी हम देख लेते हैं। एस स्नेहा जो है उनके बारे में देखते हैं। एस स्नेहा जो है, कर्नाटक की एस स्नेहा ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। एस स्नेहा जो है कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। कौन से राज्य से है एस स्नेहा, कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। और 100 मीटर की जो रेस है, महिलाओं की जो रेस है, उसमें जो है गोल्ड पदक जीत लिया है। किसने जीत लिया है, एस स्नेहा, कर्नाटक से बिलोंग है। चलिए
गुरिंदर बीर जो सिंह है उनका वो किससे है भाई, पंजाब के गुरिंदर जो सिंह है, उन्होंने पुरुषों की 100 मीटर जो दौड़ की है उसमें गोल्ड पदक प्राप्त किया है। देखिए क्या नाम है, स्नेहा ने जो है वो कर्नाटक से बिलोंग करती है, 100 मीटर दौड़ में, महिलाओं की 100 मीटर दौड़ है उसमें गोल्ड पदक प्राप्त किया। और क्या है, गुरिंदर बीर जो सिंह है उन्होंने पुरुषों की 100 मीटर की जो दौड़ थी उसमें गोल्ड प्राप्त किया है। तो आप दोनों को याद रखें, स्नेहा जो कर्नाटक से संबंधित है और गुरिंदर जो बीर है वो पंजाब से संबंधित है, दोनों ने ही गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य का स्थापना सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, 15 मई, 16 मई, 17 मई, 18 मई। चाहिए इसमें थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, सिक्किम राज्य जो है उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, और इसका जो आंसर है वो है 16 मई। 16 मई को जो है स्थापना दिवस इसका मनाया जाता है। 16 मई 2024 को सिक्किम राज्य का 49वां जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है। 49वां जो स्थापना दिवस है वो मनाया जा रहा है भाई 16 मई 2024 को ये मनाया गया है। सिक्किम राज्य की बात चल रही है, उत्तर पूर्व जो राज्य है वहाँ की बात चल रही है। चलिए, नामग्याल जो राजवंश है उसने 1975 तक सिक्किम पर शासन किया। 1975 तक किस राजवंश का शासन रहा, नामग्याल। क्या नाम है, नामग्याल जो राजवंश है 1975 तक उस राजवंश का सिक्किम पर अधिकार रहा। चलिए, अब संविधान 35वां संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत का सहयुक्त राज्य बनाया गया। संविधान में एक संशोधन हुआ, वो संशोधन का नाम क्या था, 35वां संविधान संशोधन। उसमें सिक्किम राज्य को जो है भारत का सहयुक्त राज्य घोषित कर दिया गया। क्या नाम घोषित कर दिया गया, सहयुक्त राज्य इसको भारत का बना दिया गया। वो भी कौन से संशोधन में, 35वें संविधान संशोधन में ऐसा किया गया। और सन कब था, कब किया गया, 1974 में ऐसा किया गया, 35वां संविधान संशोधन लाके। चलिए आगे की कहानी पढ़ते हैं। 36वें संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया। भाई जो है 1975 में जो है एक और संशोधन हुआ, 36वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें ऐसा हुआ कि जो सहयुक्त राज्य था उसको हटाकर पूर्ण भारत का राज्य बना दिया। किसको, सिक्किम को पूर्णतः भारत का पूर्ण राज्य घोषित कर दिया सिक्किम को। चलिए आगे देखते हैं, इसको स्पेशल याद रखें। कौन से भाई, 36वां जो संशोधन था उसमें ऐसा हुआ और 1975 की बात चल रही है। इसका नाम संविधान की पहली अनुसूची में जोड़ा गया। 12 अनुसूचियों में भाई जो है वो पहली अनुसूची में इसका नाम जोड़ा गया सिक्किम राज्य का। सिक्किम राज्य की स्थापना भारत के 22वें राज्य के रूप में 16 मई 1975 को हो गई। जब ये सिक्किम भारत में जुड़ा था तो ये 22वां, 21 राज्य पहले हो चुके थे, 22वां राज्य सिक्किम जुड़ गया था। तो मतलब ये कौन से नंबर का जुड़ा था, 22वां ये जुड़ गया था, और 1975 को ये जुड़ा था 16 मई 1975 को। ये डेट आप स्पेशल याद रखें, सिक्किम राज्य से संबंधित है। चलिए अब देख ले सिक्किम से संबंधित कुछ और चीजें। राजधानी क्या है, गंगटोक। गंगटोक इसकी राजधानी है। भौगोलिक क्या है भाई, पूर्व में भूटान। सिक्किम के जो है पूर्व में क्या लगता है भाई, भूटान, और पश्चिम में लगता है नेपाल। पश्चिम में क्या, नेपाल। चलिए, और उत्तर में तिब्बत और चीन। उत्तर में जो है भाई तिब्बत और चीन इससे टच होते हैं, और दक्षिण में जो है पश्चिम बंगाल इससे लगता है। देखिए पूर्व में क्या है भाई, पूर्व में जो है भूटान, और पश्चिम में जो है नेपाल में लग रहा है। आपको भौगोलिक स्थिति अगर आपके मानसिक रूप में आप देख पा रहे हो तो क्या भाई देखो, पूर्व में भूटान, पश्चिम में जो है नेपाल, उत्तर में चीन, और दक्षिण में जो है पश्चिम बंगाल लगता है, और बीच में सिक्किम आ जाता है। इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है। चलिए, राज्यपाल क्या है भाई, श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राज्यपाल का नाम क्या है, श्री लक्ष्मण सिंह प्रसाद जो है आचार्य, उनका राज्यपाल है सिक्किम के। मुख्यमंत्री का नाम क्या है, प्रेम सिंह तमांग। क्या है भाई, प्रेम सिंह जो है वो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। चलिए अब देखिए, लोकसभा सीटें कितनी हैं भाई सिक्किम में, 1, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, वो भी 1। लोकसभा 1 और राज्यसभा 1। चलिए, राजकीय पशु क्या है सिक्किम का, लाल पांडा जो है राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी क्या है, हरा शाही कबूतर। क्या है भाई, हरा शाही कबूतर जो है वो पक्षी है। और राष्ट्रीय उद्यान जो है खांगचेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है उद्यान का भाई, खांगचेंद जोंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो इसका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, कहाँ का, सिक्किम का। चलिए
इसको याद रखें, ठीक है। खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये अजीब सा नाम है, सिक्किम से संबंधित है, ये राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ का। चलिए अब देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अनुसार 2024 की जनवरी मार्च तिमाही में भारत में शहरी बेरोजगारी दर कितनी रही है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने 6.5%, 6.9%, 6.8%, 6.7%। बताइए इसका आंसर। चलिए किसी को आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए इसका जो आंसर है 6.7% जो है बेरोजगारी दर रही है तिमाही में, मतलब 2024 के जनवरी और मार्च से लेकर जो है वो बेरोजगारी उसमें 6.7% रही है। चलिए रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या है भाई, हम वो देख लेते हैं। देश के शहरी इलाकों में 15 साल और उससे अधिक उससे ज़्यादा उम्र के लोगों में बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज हुई है। देश के जो शहरी जो इलाके हैं उसमें 15 वर्ष और उससे अधिक जो उम्र के युवक हैं या युवतियां हैं उनमें बेरोजगारी की जो है वो कम हुई है, मतलब बेरोजगार जो है सभी को मिला है और बेरोजगारी जो है बहुत हद तक हमने कम कर ली है। चलिए 2024 की जनवरी मार्च तिमाही में बेरोजगारी दर 6.7% रही है, जो हमने पहले ही पढ़ लिया है। चलिए आगे देखते हैं। शहरी इलाकों में 15 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं की बेरोजगारी दर जो है 8.5% रही है। महिलाओं में जो है ये परसेंट कितनी रही है शहरी इलाकों में? 8.5%। और शहरी इलाकों में पुरुषों की 2024 की जनवरी मार्च तिमाही में बेरोजगारी बढ़कर भाई जो है वो कितनी भाई 6.1 हो गई है। बेरोजगारी जो है पुरुषों में वो बढ़ गई है और 6.1% इसकी हो गई है, और जो महिलाओं में बेरोजगारी दर है वो 8.5% रही है। चलिए पुरुषों में 6.1 और महिलाओं में जो रही 8.5 रही है। चलिए 6वां क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य अभ्यास तस्कर 2024 शुरू किया हुआ है? चलिए इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन और नेपाल। बताइए ये आंसर सब मुझे कमेंट में देंगे, इसका आंसर क्या है सभी आप मुझे, आप अगर आप ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन सुन लें उसके बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। अभ्यास तस्कर की बात चल रही है, 2024 जो है उसकी शुरुआत हुई है, वो किसके साथ ये अभ्यास होता है ये बताइए। चलिए इसका जो आंसर है वो है अमेरिका। क्या है इसका आंसर? अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास तस्कर किया जा रहा है 2024 में, वो भी कहाँ पर संपन्न किया जा रहा है? भारत में ही संपन्न किया जा रहा है। अभ्यास तस्कर के बारे में हम देख लेते हैं। आयोजन भाई 22 अप्रैल 15 मई और कोलकाता पश्चिम बंगाल 22 मई से 15 मई जो है 22 अप्रैल से 15 मई तक जो है ये अभ्यास जारी है। और भाई कोलकाता और पश्चिम बंगाल में, मतलब पश्चिम बंगाल में ये संपन्न हो रहा है। भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता राज्य शहर में ये संपन्न किया जा रहा है अभ्यास तस्कर 2024, जो अमेरिका और भारत के बीच संपन्न हो रहा है। 22 अप्रैल से 15 मई तक ये चल रहा है। चलिए एडिशन कौन सा है भाई? 7वां, ये 7वां संस्करण है। इस अभ्यास का 7वां संस्करण कौन सा है भाई? यही जो हम पढ़ रहे हैं 2024 का। भाई मध्य क्या है अब ये देख लेते हैं। अब देखिए ये किस किस के बीच में हो रहा है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो भारत की तरफ से, फोर्स कौन कौन सी है? भारत की कौन सी फोर्स है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है भारत की तरफ से है, और स्पेशल ऑपरेशन फोर्स जो है वो अमेरिका की तरफ से। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो भारत की तरफ से इस अभ्यास में शामिल है, और अमेरिका की तरफ से कौन सा फोर्स शामिल है? स्पेशल ऑपरेशन फोर्स जो है वो अमेरिका की तरफ से दोनों अभ्यास कर रही हैं। संयुक्त रूप से ये अभ्यास होते हैं, आप सभी को पता है। तकनीक का जो आदान प्रदान होता है वो इस अभ्यास के दौरान किया जाता है। जब कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो उस देश की सेना और हमारे देश की सेना एक दूसरे को सहयोग कर सके, इसके लिए ये अभ्यास किया जाता है। चलिए उद्देश्य क्या है? आतंकवादियों द्वारा ले जाए जा रहे रासायनिक हथियारों को निष्क्रिय करना है। आतंकवादियों के द्वारा जो हथियार लाए जा रहे हैं रासायनिक रूप से, तो रासायनिक युक्त, उसको निष्क्रिय करना इसका एक उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है भाई इसके बारे में, हम तस्कर के बारे में देख लेते हैं। अभ्यास तस्कर क्या होता है भाई? क्या है इसकी शुरुआत? भाई 2018 में जो है इसकी शुरुआत हो गई। कब हो गई भाई? 2018 में। ये 6वां जो है वो 2023 में चेन्नई में हुआ था। अभी हमने जो संस्करण पढ़ा वो 7वां पढ़ा 2024 वाला, और 2023 में जो 6वां संस्करण हुआ था वो भी हमारे भारत में चेन्नई में
संपन्न हुआ था। ये जनवरी में संपन्न हुआ था, ठीक है। और चेन्नई कहाँ है भाई? तमिलनाडु। चलिए, ये आपने पढ़ लिया है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, 7वां क्वेश्चन क्या है? सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन है भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर, भारतीय प्रबंधन संस्थान दिल्ली, भारतीय प्रबंधन संस्थान मद्रास। बताइए क्या आंसर है इसका? अगर किसी को आंसर पता है तो इसका आंसर जरूर दें। चलिए, जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद जो है इसका आंसर है। ये उस लिस्ट में शामिल हो गई है। हमारा भारत का अहमदाबाद का जो है ये जो कॉलेज है वो उस रिपोर्ट में शामिल हो चुका है, अपना नाम दर्ज करा चुका है। चलिए, पूरे वैश्विक स्तर पर 410वीं रैंक इसकी आई है। चलिए, तो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। देखिए, भारत में तो शीर्ष स्थान पर रहा है, पर वैश्विक स्तर पर जो है 410वें स्थान पर ये रहा है। चलिए, ये भारत में पहले नंबर पे है क्योंकि यही इसका नाम दर्ज हुआ है। तो वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है अहमदाबाद की रैंकिंग 410वीं रही है, जो मैंने अभी आपको बता दी है। ऑल ओवर जो रही है वो 410 रही है और भारत में पहला स्थान प्राप्त कर चुका है। चलिए, अब क्या है भाई? रैंकिंग में भारत के कुल 64 भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान शामिल हैं। भारत के जो है 64 जो है संस्थान इस रैंकिंग में शामिल हुए थे, ठीक है। चलिए, रैंकिंग प्रक्रिया में दुनिया भर के 20,1967 जो है वो 66 जो है अधिक विश्वविद्यालयों की डेटा की जांच की गई है। मतलब दुनिया भर के जो है 20,967 जो है 66 जो है वो कॉलेज जो है इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया से इतनी रैंकिंग थी, मतलब इतने कॉलेजों के नाम गए थे और हमारे भारत से अकेले जो है 64 भारतीय कॉलेजों के नाम गए थे, इस रैंकिंग में शामिल हैं। चलिए, आगे देखते हैं शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं भाई इसमें। इस कॉलेज के मतलब शीर्ष देश के कौन से टॉप कॉलेज जो रहे हैं, जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पे आए हैं, वो हम देख लेते हैं। फॉरेन कॉलेज जो है यूएसए में ही है, फॉरेन कॉलेज है। और दूसरा क्या है? मासाचुसेट्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो यूएसए में है। और तीसरा क्या है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ है? यूएसए में। तीनों यूएसए में ही है। फॉरेन कॉलेज भी यूएसए में ही है। मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी यूएसए में है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ये भी यूएसए में ही है। चलिए, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट, इसके बारे में ये जारी कौन करता है भाई? सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है इसको ही जारी करती है। जो संस्थान, जो शैक्षिक केंद्र जो बहुत अच्छा आधुनिक रूप से काम करते हैं, नवाचार लेके काम करते हैं, तो उनको ही ये रैंकिंग दी जाती है। जो जितना अच्छा काम करेगा उसको ये रैंकिंग फर्स्ट दी जाती है। 8वां क्वेश्चन क्या है भाई? वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे 2024 की थीम क्या है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने। पहला ऑप्शन है डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? कनेक्ट 2030 जो है ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है? ब्रिंगिंग स्टैंडर्डाइजेशन गैप, चौथा ऑप्शन क्या है? असेंबली रेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स, ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपके सामने। किसी को इसका आंसर पता है तो बताएं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है मैं आपको एक बार और रिपीट करती हूँ कि वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे जो है 2024 का, उसका थीम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। और इसका जो आंसर है भाई, इसका जो आंसर है वो है पहला, क्या है भाई? डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका पहला आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर वर्ष 17 मई को वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये जो है 17 मई को इस दिवस को मनाया जाता है, इस दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, थीम हमने देख ली, इसका इतिहास देख लेते हैं भाई। सर्वप्रथम यह दिवस 1969 में मनाया गया था। सबसे पहले ये दिवस जो मनाया गया था 1969 में, इसको मनाने की शुरुआत कर दी थी। वो भी कब मनाते हैं? 17 मई को हम ये दिवस मनाते हैं। चलिए
नवा क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहे रॉबर्ट फिको किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, स्लोवाकिया, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है स्पेन, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका जो आंसर है स्लोवाकिया जो है ये इसके प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम क्या है? रॉबर्ट फिको। रॉबर्ट फिको जो है स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्यों चर्चा में है? ये इसलिए चर्चा में, हम देखते हैं स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर राजधानी ब्राटिस्लावा, इसकी राजधानी क्या है? देश की स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? ब्राटिस्लावा के हैंडलोवा शहर में हमला किया गया। मतलब ये जो रॉबर्ट फिको है वहाँ के प्रधानमंत्री, उन प्रधानमंत्री पे है, वहाँ पर उनकी राजधानी पर उनको हमला किया गया, इसलिए चर्चा में बने हुए हैं। ठीक है, हमले में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको गंभीर रूप से घायल हैं, मतलब इनको जो है ज़्यादा चोट लगी है उस हमले से, तो ये घायल है, इसलिए ये चर्चाओं में बने हुए हैं। ये उनका फोटो है। चलिए फोटो अच्छे से देख लो, कहीं मिल जाए तो आप राम राम कर लेना। चलिए 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 आगे देखते हैं। तो रॉबर्ट फिको जो है 2023 से स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। 2023 से ये स्लोवाकिया जो है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और 2023 से पहले रॉबर्ट फिको 2006 से 2010 तक, भाई ये 2023 से पहले 2006 से 2010 तक प्रधानमंत्री रहे। फिर भाई 2012 से 2018 तक फिर प्रधानमंत्री रहे, और ये तक भी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, और 2023 से ये फिर प्रधानमंत्री हैं, 2006 से 10 तक और 2012 से 18 तक, और फिर ये 2023 से फिर दोबारा प्रधानमंत्री हैं। चलिए क्या है भाई? स्लोवाकिया यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है। क्या भाई ये जो है यूरोपीय संघ का भी सदस्य है? स्लोवाकिया जो है वो यूरोपीय संघ का भी सदस्य है और नाटो का भी सदस्य है। नाटो एक सैन्य संगठन है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, नॉर्थ जो अटलांटिक है उसका एक सैन्य एक सदस्य माना जाता है। ये स्लोवाकिया जो है नाटो का एक सैन्य संगठन है, नाटो, उसी में ये शामिल है। ठीक है, चलिए अब क्या भाई 10वां क्वेश्चन क्या है? चर्चा में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन जो है उड़ीसा, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र। बताइए क्या पूछा जा रहा है? ये तो बच्चे को पता होगा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान में स्थित है। ये क्यों चर्चाओं में है हम देख लेते हैं भाई। अभी अभी क्यों चर्चाओं में है कि टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित होने के 46 साल बाद भी, कितने साल? 46 साल के बाद भी कुल एसटीआर भूमि का लगभग 60.5% हिस्सा अभी तक वन विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया है। टाइगर रिजर्व घोषित होने के बावजूद भी ये जो अधिकृत, मतलब जो सरकार को भूमि जानी चाहिए है, वो भूमि अभी भी कितने परसेंट भाई? 60.5% अभी भी हिस्सा वन विभाग को नहीं दिया गया है, और कितने साल हो चुके हैं, इसलिए अभी ये सरिस्का जो है अभी अभी जो चर्चाओं में चल रहा है। चलिए सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। स्थिति क्या है भाई? अलवर, राजस्थान। राजस्थान में भी कहाँ पर भाई? अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थापित है। चलिए स्थापना कब हुई? 1958 में से वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। कब किया गया भाई? 1958 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या भाई? वन्य जीव अभ्यारण्य 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अब नेशनल पार्क घोषित कब किया गया इसको? 1979। ठीक है, 1958 में जो है वन्य जीव अभ्यारण्य इसको घोषित किया गया। 1979 में जो है राष्ट्रीय नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको घोषित कर दिया गया। चलिए ये शायद लास्ट है ये क्वेश्चन, हाँ लास्ट है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।